नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। पिछले अध्याय में हमने लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को समाप्त किया हुआ था। पिछले चैप्टर में जितना प्रागैतिहासिक काल था उसको हमने लोगों ने कवर किया था। इतिहास के जो पहला खंड था प्रागैतिहासिक काल, इसको हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको पढ़ चुके थे। अब अगला इतिहास का भाग आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये दोनों एक ही के नाम है। इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं? आद्य ऐतिहासिक काल ऐसी सभ्यता को कहते हैं जिसके अपनी लिपि तो थी लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी लिपि तो थी लेकिन हम उसे आज भी पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसी इन लोगों की सभ्यता थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व हड़प्पा काल 3500 BC से 2500 BC। अगला विकसित हड़प्पा काल 2500 BC से 1700 BC। अगला है उत्तर हड़प्पा काल 1700 BC से 1200 BC। इसी काल में हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हो गया था। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी। सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। बहुत बार पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये बहुत याद रखिएगा। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी का विस्तार क्या था। सिंधु घाटी का विस्तार, भौगोलिक विस्तार 12,99,600 वर्ग मील तक फैला हुआ था। इसका जो उत्तरी था वो मांडा जम्मू, ये रहा मांडा जम्मू, ठीक उत्तरी सीमा थी। ये चिनाब नदी है उसके पास तक थी। दक्षिणी सीमा इसकी दायमाबाद तक थी, महाराष्ट्र में जो कि है दायमाबाद, जो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा है ना, उसके पास तक। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के पास तक। ये उत्तरी आलमगीरपुर है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, मकरान समुद्र तट, ये रहा। ठीक है, ये इसकी पश्चिमी सीमा थी। पूरब से पश्चिम सीमा की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई थी 1400 किलोमीटर। और सुतकांगेडोर जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे गर्म स्थल था। ये बहुत ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे गर्म स्थल है ये। आगे चलते हैं, इसको मैप में भी इसे देखते हैं, इसकी सारी सीमाओं के बारे में। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में इसका मांडा है। ठीक है, इसके बाद आलमगीरपुर ये रहा। ठीक है, दायमाबाद ये रहा। ठीक है, और सुतकांगेडोर ये रहा। ठीक है, बाकी और इसके जो शहर हैं मेन उसके बारे में भी है। बनावली है, ठीक है, चौंदड़ो है, ठीक है, धौलावीरा है। ठीक है, इस टाइप से ये सारे दिए गए। राखीगढ़ी ये रहा। ठीक है, ये मांडा रहा। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन था, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता प्रधान था, तथा यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी तथा शिल्प वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग था। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन यापन का स्वरूप कृषि प्रधान था। ये हल द्वारा खेती करते थे। ठीक है, जो इनका जीवन यापन का स्वरूप था वो कृषि प्रधान था। इनके मुख्य भोजन में क्या क्या शामिल था? गेहूं, जौ और मछली, ये इनका मुख्य भोजन थे। ये लोग प्रायः गेहूं की 2 किस्मों का प्रयोग करते थे। पहली है टिटकम कम्पैक्टम, दूसरी है टिटकम स्केरिकोकम। ये 2 प्रकार की गेहूं की फसल का यूज करते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन दोनों करते थे।
परंतु इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। सिंधु सभ्यता के लोग शेर के बारे में परिचित नहीं थे, क्योंकि ना तो शेर की कोई हड्डियां समय से मिली हैं और ना ही कोई शेर के बारे में चित्र यहाँ से मिला है। इसलिए हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग, शेर के बारे में परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपने मृतक का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला पूर्ण शवाधान, इसके अंतर्गत मृतक को दफना देते थे। जो दूसरा था आंशिक शवाधान, इसमें मृतक के शरीर को जंगल में रख देना तथा पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे। उसके बाद हड्डियों को क्या करते थे, ये लोग दफना देते थे। तीसरा है दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा जो आज भी चली आ रही है। मृतक को जलाते हैं ना, वही दाह संस्कार ये लोग भी करते थे। अगला है इनका जो नगर नियोजन, नगर किस तरीके का था इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजन नगर थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। जो सिंधु सभ्यता के नगर थे ना, उसमें पक्की ईंटें मिलती थी, तभी इसके बारे में पता लगा था। पक्की ईंटें थीं तो लोगों से यहाँ से ईंटें निकाल कर ले जाना शुरू कर दिया था, तभी इसके बारे में जानकारी मिली थी। सिंधु सभ्यता के में जो मकान के दरवाजे होते थे वो सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। जो मेन रोड रहती थी उस पर कोई सड़क पर किसी का गेट नहीं खुलता था, पीछे गलियों की तरफ सबके गेट खुलते थे। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर को आयताकार भागों में विभाजित करती थीं। सिंधु सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क है वो मोहनजोदड़ो से पाई गई 10 मीटर की, जिसे राजपथ भी कहते थे। मतलब जो यहाँ का सम्राट वगैरह होते थे ना, वो इस रोड से निकलते होंगे। जो सबसे चौड़ी सड़क राजपथ मिली है। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं तथा कुछ घरों में शौचालय भी देखने को मिले हैं। नालियों की व्यवस्था थी। जो यहाँ के मकान थे ना, उनमें नालियों की व्यवस्था भी देखने को मिली हुई है। जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई थीं। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग छोटा, जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग होता है वो छोटा तथा ऊंचाई पर, जिसे नगर दुर्ग के नाम से कहा गया, तथा पूर्वी भाग बड़ा तथा निचला, जिसे निचला नगर कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। नगर दुर्ग किसे कहते हैं, निचला नगर किसे कहते हैं सिंधु सभ्यता में, तो ये याद रखिएगा। जो पश्चिमी भाग है उसे नगर दुर्ग कहते हैं, जो पूर्वी भाग है उसे निचला नगर कहते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार होते थे, जिनके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियों की व्यवस्था तथा स्नानागार के तल को ईंट तथा जिप्सम से जोड़ा जाता था। उसके ऊपर चारकोल, जिसे हम ट्रामर कहते हैं, उसके परत का लेप लगाया जाता था। ये साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख 6 महानगर थे उनके बारे में देखते हैं। नगर तो सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन जो मेन 6 महानगर हैं पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अन्य जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला नगर है हड़प्पा, जिसके नाम से ही पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। इसकी जानकारी दयाराम साहनी ने 1921 में दी। यह रावी नदी के तट पर है। यह वर्तमान स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी में स्थित है। जो हड़प्पा है ना, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी में स्थित है। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में देखिए। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। उर्वरता की देवी मतलब भूमि देवी, जिनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है इस तरीके, उस टाइप की मूर्ति है। कांस्य का दर्पण मिला है। मछुआरे का चित्र मिला है। गरुड़ की मूर्ति मिली है। अबलोती केश की मूर्ति मिली है। लकड़ी का ताबूत मिला है। अन्नागार मिला है। RA-37 कब्रिस्तान, ये बहुत बार पूछा गया, ये याद रखिएगा, हड़प्पा से मिला हुआ है। और श्रमिक आवास, ये सब हड़प्पा से मिला हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो, हमारा महानगर। सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्रेतों का टीला। बहुत बार पूछा गया है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? प्रेतों का टीला। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह वर्तमान स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है ना, वो ये भी पाकिस्तान में है, लरकाना ज़िले में। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं, पक्की सड़कें, स्नानागार, पक्की नालियाँ, और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 सेंटीमीटर ऊंची एक नर्तकी की मूर्ति। ये बहुत बार पूछा गया, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला हमारा है बड़वाली, हिसार, हरियाणा। ठीक है, यहाँ से लकड़ी का हल, टेरिकोटा जो मिट्टी होती है ना, उसकी पक्की मिट्टी का हल ये मिला हुआ है, टेरिकोटा का हल मिला हुआ है बड़वाली से। ठीक है, अगले हमारा महानगर है चौंदड़ो। जो चौंदड़ो है ना, यहाँ इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। चौंदड़ो की खोज सन 1935 में अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके ने की। यह सिंधु घाट नदी घाटी के तट पर है, जो सिंधु नदी है ना, उसके तट पर है। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्राचीन काल में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसके कपड़ा उद्योग के महत्व के कारण चौंदड़ो को भारत का लंकाशायर उपनाम दिया गया है। जो लंकाशायर नाम दिया गया है वो इसे दिया गया है क्योंकि लंकाशायर का शाब्दिक अर्थ होता है कुरकुरे की बनावट वाला हल्का सफ़ेद पनीर। वर्तमान में मुंबई को भारत का लंकाशायर कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला महानगर है लोथल। लोथल यह खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन जो किया है वो एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया है। यहाँ से क्या मिला है? पक्की ईंटों की संरचना वाली सबसे बड़ा बंदरगाह मिला है। बस लोथल से यही पूछा जाता है कि लोथल से क्या मिला है? पक्की ईंटों का एक बंदरगाह मिला हुआ है। अगला हमारा महानगर है कालीबंगा, राजस्थान। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खुदाई बी.के. थापड़ तथा बी.वी. लाल ने कराई है। यहाँ से जुते हुए खेत के तल, दो फसल उगाने की पद्धति, हवन कुंड, चूड़ी, अलंकृत ईंटें मिली हैं। ये हवन कुंड है ना, यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। अगला जो है देखो इसमें दिया भी गया है। इस यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण खोज एक कतार में 7 अग्निकुंड है। जो हवन कुंड है ना, 7 अग्निकुंड एक साथ है। ये कालीबंगा की सबसे बड़ी पहचान है। अब इस हमारे 6 महानगर हो गए ना, ये देखिए 6 महानगरों के चित्र। ये नर्तकी की मूर्ति हमको मिली है, ठीक है। ये रहा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये स्नानागार है। ये नालियों की व्यवस्था दी गई। ये हमारी नर्तकी की मूर्ति है। ये मोहनजोदड़ो का है, ये मृतकों का टीला जिसे बोलते हैं। ये देखिए। आगे सिंधु सभ्यता के अन्य प्रमुख नगरों को देखते हैं। पहला है रोपड़, पंजाब में है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। ये देखिए आप चित्र में मानव तथा कुत्ते की अस्थियाँ एक साथ मिली हैं। अगला हमारा नगर है धौलावीरा नगर, कच्छ, गुजरात में। यह मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित खादिरबेट द्वीप पर स्थित है। याद रखिए खादिरबेट द्वीप पर, ठीक है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। जो धौलावीरा नगर है ना, ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें 16 हेक्टेयर भूमि में 16 जलाशय बने। इसकी इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है, 16 हेक्टेयर भूमि में 16 जलाशय बनाए गए हैं। पालिशदार स्तंभ का नमूना, ये रहा पालिशदार स्तंभ, इसमें है जो पालिशदार स्तंभ दिखाए गए हैं। सिंधु लिपि वाले बड़े अक्षर के नमूने, एक लकड़ी पर किसी शासक का नाम, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे सिंधु सभ्यता का व्यापार तथा वाणिज्य को देखते हैं। इन लोगों का व्यापार किस तरीके का था, क्या क्या इसमें चीज़ें थीं। जो इनका विदेशी व्यापार था वो मेसोपोटामिया, फारस के खाड़ी पर स्थित द्वीप देश हैं जो बहरीन, उत्तर सीरिया और फेलाका, इन द्वीपों से थे। और तीसरा है मिस्र से। जो इनका विदेशी व्यापार था ना, वो 3 जगहों से मेन होता था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार के एक साहित्यिक स्रोत मिला है। इसमें अक्कड़ का राजा सारगोसन का एक अभिलेख, जिसमें चर्चा है कि दिलमुन मगन मेलुहा के जहाज हमारे बंदरगाह पर
लंगर डालते हैं। ये दिलमुन क्या है, फारस की खाड़ी पर स्थित देश है जो ये, इसमें बहरीन, फेलाका द्वीप और पूर्वी अरब के निकटवर्ती तट है। जो मगन है उसमें मकरान तट, सुमेरियन स्थान जिसे अब संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान शामिल क्षेत्र है। और जो मेलुआ है ना, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। प्रमुख व्यापारिक वस्तु यहाँ की सूती वस्त्र थी। जो ये हड़प्पा वालों का प्रमुख व्यापारिक वस्तु सूती वस्त्र का उद्योग था। इनका लंबाई के लिए ये लोग हाथी दांत का प्रयोग करते थे। ये रहा हाथी दांत, इसमें लंबाई के ये मानक इन्हों दिए गए हैं। लंबाई 37.6 सेंटीमीटर का 1 फुट पर आधारित था। जो इनकी लंबाई का माप था वो 1 फुट इनका 37.6 सेंटीमीटर का होता था। माप के उपकरण के लिए सीपी तथा हाथी दांत के बने होते। जो इनका माप का उपकरण इस तरीके का होता था, ये हाथी दांत या सीपी का बना हुआ था। ये इनका मापदंड दिया गया है, मानक जो है इनका। आगे चलते हैं, इनका देखते हैं। जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना, दिलमुन, मगन, मेलुहा। ये रहा मेलुहा, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये रहा मगन और ये रहा दिलमुन। ठीक है, दिलमुन, मगन, मेलुहा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी पीछे की थी, वो यही देश है। ठीक है, आगे इनके मापतौल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मापतौल के बारे में। तौल के लिए 2 प्रणाली का प्रयोग करते थे। एक द्विचर प्रणाली, इसमें 1, 2, 4, 8, 16 मतलब डबल करते जाते थे, इनकी ये द्विचर प्रणाली थी। दूसरी थी 16 के माप पर, 16, 32, 64 इस टाइप से ये माप करते थे। जो इनके बाँट होते थे ना, वो चकमक पत्थर के होते थे, चूना पत्थर के या चर्ड पत्थर के, 3 पत्थर होते थे, इसी के इनके बाँट बने होते। मोहनजोदड़ो से शंख का बना तराजू एक मिला हुआ है और लोथल से हाथी दांत का तराजू प्राप्त हुआ है। ये मेन 2 चीज़ें थी। अब इनका बाहर से जो आयातित कच्चे माल के स्रोत, जो इन लोग आयात करते थे ना कच्चा माल, वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आयात करते थे, उसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा सेल खड़ी है। सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान से लेते थे। दूसरा है चांदी, अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे चांदी। सोना, इराक, अफगानिस्तान, कर्नाटक की कोलार खान, यहाँ से सोना लाते थे। तांबा, राजस्थान के खेतड़ी खान से। जो टिन था वो अफगानिस्तान, ईरान से लाते थे। और जो लाजवर्द था, नीले रंग का होता है, ये लाजवर्द रहा नीले रंग का, ये वनस्ता मध्य एशिया में जो है वहाँ से लाते थे। अगला है वस्तुओं के प्रमुख उत्पादन जो करते थे, उनके केंद्र क्या क्या थे। जो मन का निर्माण का केंद्र था वो चौंदड़ो और लोथल। ठीक है, बाँट और बटखरा, जो बाँट होते थे ना, वो चौंदड़ों से बनते थे। शंख और सीपी बालाकोट से। औजार इनके सिंध के सुक्कड़ से बनते थे। अब इनकी लिपि, हड़प्पा की लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकी, जो पीछे बात की थी ना, जो आद्य ऐतिहासिक काल है ना, उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो उसी के अंदर हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी आती है, तो वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकती। वो इनकी लिपि कुछ इस तरीके की होती थी। यह चित्रात्मक लिपि है। सबसे लंबी लिपि वाले अक्षर के नमूने यहाँ से मिले हुए हैं। इस लिपि को वेस्टोफेदन या वेस्टोफीडन पद्धति, हालायुद्ध पद्धति या गौमूत्र का लिपि कहा जाता है। जो इनकी लिपि है ना, उसे वेस्टोफीडन, हालायुद्ध और या गोमूत्र का लिपि कहा जाता है। यह दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, पहले ये लिखेंगे इसे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इस टाइप से इनकी लिपि चलती थी, दाएं बाएं बाएं दाएं। ठीक है, कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल और बाईं ओर संकुचित मिलता था, मतलब दाईं ओर चौड़ा स्थान मिलता था और बाईं ओर थोड़ा कम स्थान देखने को मिलता था। अब इनका परिवहन देखते हैं। परिवहन, ये लोग जो व्यापार करते थे ना, वो परिवहन कैसे करते थे। इनका पहला परिवहन होता था जलमार्ग से, नाव के द्वारा। ठीक है, नाव का प्रयोग करते थे। ये नाव का चित्र देखो मिला है, एक नाव रही और ये नाव का एक चित्र मिला हुआ है।
मोहनजोदड़ो से मिले एक बर्तन पर नाव का चित्र जिस पर पाल पतवार का चित्रण है। ये दिख रहा है, पाल पतवार का चित्रण है। लोथल से एक मिट्टी के नाव का मॉडल मिला हुआ है। ये लोथल से मिली हुई है मिट्टी का नाव का मॉडल। प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग के लिए प्रमुख बंदरगाह इनके लोथल, सुतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, कोंतासी गुजरात में है, और धौलावीरा, इनके ये प्रमुख बंदरगाह थे। अब अंतर्देशीय व्यापार, जो पहले तो बाहर के व्यापार के लिए था, जो देश के अंदर व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से परिवहन का साधन बैलगाड़ी होता था। हड़प्पा में दो पहिए के निशान के बीच की दूरी 1.6 मीटर मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हड़प्पा से जो दो पहियों के निशान मिले हैं उसके बीच की दूरी कितनी थी? 1.6 मीटर की थी। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व एवं कांसे की बनी खिलौना गाड़ी मिली है। जो मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ से खिलौने की इस टाइप से ये खिलौना गाड़ी मिली हुई है। चौंदड़ो से मिली खिलौना गाड़ी जिसमें 4 पहिए हैं। हड़प्पा से मिली कांसे की खिलौना गाड़ी जिसमें चालक बैठा हुआ है। ये चालक बैठा हुआ दिख रहा है ना, ये हड़प्पा से मिली हुई है, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। इसी के साथ ये आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। इसके आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक जल्द आएगा, उसको जल्द देखिएगा, उसमें इसका पूरा विश्लेषण होगा। उसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।